हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी एजेंसियां कश्मीर में फैलाना चाहती अशांति। जी हां दोस्तों, बताएंगे जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां ऑस्ट्रेलिया में परमाणु पनडुब्बियों का बहुत बड़ा बेड़ा तैनात करने जा रहा है ब्रिटेन। जी हाँ, अब समुद्र में चीन की खैर नहीं। जी हाँ, बताएंगे कैसे चारों तरफ से अब चाइना समुद्र में घिर गया है। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों में रह रहे भारतीयों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का किया है आग्रह। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर यशवंत सिन्हा की अपील का हो गया उल्टा असर। आधे से ज्यादा कांग्रेसी विधायकों ने दे डाला द्रौपदी मुर्मू जी को वोट। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे यशवंत सिन्हा के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत नंबर 1 देश है दोस्तों, और मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी एजेंसियां कश्मीर में फैलाना चाहती है अशांति। जी हाँ, सोशल मीडिया को बना रहा है हथियार। बता दें पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तानी एजेंसियां कश्मीर में गंदगी पैदा करना चाहती हैं। उसके लिए उन्होंने सबसे कारगर जरिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ढूंढा है दोस्तों। इसके लिए वो मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं, वे उन्हें भ्रष्ट करते हैं और उन्हें उग्रवाद के रास्ते पर चलाते हैं। इस गुनाह की सजा बराबर मिलती रही है और मिलती रहेगी। जी हाँ, उनकी मदद करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान अब हथियारों से आतंक नहीं फैला पा रहा है दोस्तों, क्योंकि आतंक हथियारों से फैलाने के लिए बजट चाहिए होता है दोस्तों, जो कि पाकिस्तान के पास अब बिल्कुल नहीं है। और अब ऐसे में वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, और सोशल मीडिया को आतंक का हथियार बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दिलबाग सिंह ने ये बात कह करके दोस्तों पाकिस्तानियों को अलर्ट कर दिया है कि हम तुम्हें हर जगह मात दे सकते हैं अगर तुमने भारत के खिलाफ आतंक फैलाने की कहीं भी कोशिश की। तो ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां ऑस्ट्रेलिया में परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तैनात करने जा रही है ब्रिटेन। अब समुद्र में चीन की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुआ ऑकस समझौता अब धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में परमाणु पनडुब्बियों का पहला बेड़ा तैनात करने वाला है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल सर टोनी रेडकिन ने कहा है कि अगले हफ्ते सिडनी में एक नौसैनिक सम्मेलन में इस मुद्दे पर एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है, और ये ऑकस सिक्योरिटी अलायंस के तहत ब्रिटेन की प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। इन तीनों देशों ने चीन की आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए पिछले साल ऑकस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए गुप्त तकनीक प्रदान करने वाले थे, और ये पनडुब्बियां भी उसी समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया में तैनात की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों में रह रहे भारतीयों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का किया आग्रह। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने शुक्रवार को देश और विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। हर घर तिरंगा संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव को चिन्हित करने के लिए एक पहल है दोस्तों, और इस अभियान के तहत नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के दौरान अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर जी ने एक ट्वीट किया दोस्तों, आप ट्वीट देख पा रहे होंगे। उसमें कहा है इन्होंने कि भारत या विदेश में 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो। विदेश मंत्री जी ने कहा कि तिरंगा एक भारतीय होने के अर्थ का सबसे प्रत्यक्ष प्रतीक है। आज तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर हम संकल्प लेते हैं कि ये हमेशा ऊंचा उड़ता रहेगा। आप चाहे भारत में हो या विदेश में हो, 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा आंदोलन में शामिल हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन हैं जो 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होंगे, बताइएगा जरूर दोस्तों। और कितने भाई बहन अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे दोस्तों 13 से 15 अगस्त के
दौरान बताना मत भूलिएगा कमेंट में, और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और जय हिंद लिख दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी पुलिस की क्रूरता, फायरिंग में कई लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर बोले तो पीओके में अविश्वसनीय रूप से उच्च मुद्रास्फीति और मानवाधिकारों के मुद्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शनकारियों ने पुंछ मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। दोस्तों अब तक 65 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 1 या 2 दिनों में और अधिक हिंसक होने की संभावना के साथ आंदोलन कुछ और दिनों तक जारी रहने की संभावना है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार पीओके के पुंछ में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और कई घायल हो गए। रिपोर्टों में कहा गया है कि पुंछ में स्थानीय लोगों पर पाकिस्तानी बलों ने उस समय गोलियां चलाई जब वे गुरुवार को मुख्य राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जी हां दोस्तों, ऐसे में नादान और निर्दोष लोगों को मारना ही पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान के आतंकवादियों का काम है। दोस्तों ऐसे में पीओके की जनता दोस्तों चाहती है कि वो भारत के साथ मिले, लेकिन पाकिस्तान की सरकार उनको इसी प्रकार से गोलियां मार करके दोस्तों डरा करके रखती है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर दोस्तों। पीओके को लेकर चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर क्या भारतीय सेना बनाने जा रही है बिरसा मुंडा रेजिमेंट। आपको बता दें दोस्तों, सरकार ने क्या जवाब दिया है इस सवाल का। दरअसल भारतीय सेना में लंबे समय से समुदाय और जातियों को लेकर रेजिमेंट गठित करने की मांग की जा रही है। अहीर मराठा रेजिमेंट के अलावा बिरसा मुंडा रेजिमेंट के गठन की मांग की जाती रही है, जिसको लेकर भारत सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक की ओर से लोकसभा में इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लिखित जवाब दिया है। दोस्तों इसके जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया है कि आजादी के बाद से ही, अब दोस्तों ये लेटर देख पा रहे होंगे जिसमें इन्होंने जवाब देते हुए लिखा है कि आजादी के बाद से ही सरकार की मंशा यही रही है कि कोई नई रेजिमेंट ना बनाई जाए जो कि किसी जाति या धर्म या समुदाय के आधार पर हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेना की भर्तियों में जाति या धर्म या समुदाय के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। सेना की भर्तियां शुरू से ही बिना किसी भेदभाव के की जाती रही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इसी ट्रेडिशन को आगे भी फॉलो किया जाएगा दोस्तों, और आशा करते हैं उन सवाल पूछने वालों को ये जवाब भारतीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा मिल गया होगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों? अगर आप भी सेना के इस जवाब से संतुष्ट है दोस्तों और समर्थन करते हैं उनके इस जवाब का, तो जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां रशिया ने दिए व्यापक युद्ध के संकेत। ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा यूक्रेन को देंगे और भी अधिक हथियार। जी हाँ, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पूर्वी दोनबास में भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन को और अधिक रॉकेट प्रणालियां, गोला बारूद और अन्य सैन्य मदद देने की प्रतिबद्धता जताई है। जी हाँ, उधर मॉस्को ने व्यापक स्तर पर युद्ध के संकेत दिए हैं। इस पर अमेरिका ने जहां यूक्रेन में सैन्य मदद बढ़ाने की घोषणा की है, तो वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि वो उसे 1600 एंटी टैंक हथियारों की सप्लाई करेगा। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन ने कहा है कि वो कीव को और भी घातक हथियार जल्द ही सप्लाई करने जा रहा है। दरअसल रूस की योजना दोनबास के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र से परे और अधिक यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा जमाने की है। जी हाँ दोस्तों, इसे देखते हुए यूरोपीय आयोग ने ईयू सदस्यों से रूसी ऊर्जा पर निर्भरता दूर करने के लिए प्राकृतिक गैस की मांग कम करने की भी अपील किया। तो उधर दुनिया भर के करीब 50 रक्षा नेताओं की डिजिटल बैठक खत्म होने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि सहयोगियों और साझेदारों को युद्ध खत्म करने के प्रयासों की ओर प्रतिबद्ध रखना कड़ी मेहनत का काम होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला दोस्तों, ये लंबा चलने वाला युद्ध साबित होता दिखाई दे रहा है। बात करें इसी से जुड़ी खबर की, जहां चेचन्या में पुतिन के दोस्त रमजान कादिरोव के खिलाफ बगावत का ऐलान। फिर गृह युद्ध की क्या आग में झुलसेगा रशिया। जी हाँ दोस्तों, रूस का अशांत क्षेत्र चेचन्या एक बार फिर गृह युद्ध की आग में झुलसने को तैयार है। इस बार चेचन्या के विद्रोहियों ने अपने ही सरदार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि चेचन्या रिपब्लिक का चीफ रमजान कादिरोव व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर यूक्रेन में जंग लड़ रहा है। दोस्तों रमजान कादिरोव को पुतिन का काफी खास बताया जाता है। उसके साथ चेचेन विद्रोहियों की सेना भी यूक्रेन में जंग में उलझी हुई है। ऐसे में अगर चेचन्या में फिर से हिंसा शुरू हुई तो पूरा रशिया अस्थिर हो सकता है। साल 2003 से अभी तक रशिया के स्वायत्त क्षेत्र चेचन्या में शांति बनी हुई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर सत्ता गवा चुके इमरान खान
खान इलेक्शन कमिश्नर से ही मांग रहे हैं इस्तीफा, कहा इनके जैसा बेईमान पहले नहीं देखा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए उपचुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन अब इमरान खान ने दावा किया है कि सरकार ने उन्हें हराने के लिए हर संभव प्रयास किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक भाषण में खान ने उपचुनाव जीतने के बाद पाकिस्तानी चुनाव आयोग यानी ईसीपी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा कि पंजाब में उपचुनाव कराने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा पर पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके जैसा बेईमान चुनाव आयुक्त पहले कभी नहीं देखा। इमरान खान ने कथित तौर पर सीईसी के गलत कामों को उजागर करते हुए कहा कि हम धांधली के बारे में शिकायत करते रहे, लेकिन ईसीपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बात करें अगली खबर की, जहां पर अमेरिका को सीरिया छोड़ना ही होगा, आतंकवादियों को दे रहा है ट्रेनिंग। जी हां, आखिर रशिया की भाषा क्यों बोल रहे हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन? बता दें, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने सीरिया को लेकर अमेरिका पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अस्ताना फॉर्मेट की बैठक के बाद कहा है कि अमेरिका को सीरिया छोड़कर जाना ही होगा। अस्ताना फॉर्मेट को सीरिया में शांति स्थापित करने के लिए रूस, तुर्की और ईरान ने मिलकर 2015 में स्थापित किया था। दरअसल तुर्की का पड़ोसी सीरिया पिछले 10 साल से चुनाव की महाशक्तियों के बीच जंग का मैदान बना हुआ है। रशिया ने तुर्की के बशर अल असद की सरकार को समर्थन दिया हुआ है, तो वहीं अमेरिका ने कुर्द विद्रोहियों से हाथ मिलाया है। दोस्तों, तुर्की भी रूस के साथ मिलकर कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है और इस कारण नाटो का सदस्य होने के बावजूद अमेरिका और तुर्की के बीच मतभेद बने हुए हैं। एक और खबर की बात करें, जहां पर विक्रम सिंघे के राष्ट्रपति बनते ही बड़ी सख्ती शुरू, उखाड़े गए प्रदर्शनकारियों के तंबू। जी हां, 50 से भी ज्यादा हुए घायल। बता दें, श्रीलंका में विक्रम सिंघे के राष्ट्रपति बनते ही प्रदर्शनकारियों पर सख्ती शुरू हो गई है। दोस्तों, गुरुवार रात यहां ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली। सुरक्षा बलों ने विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के अस्थायी यानी टेम्परेरी शिविरों को नष्ट कर दिया है। इस दौरान दोनों के बीच झड़प भी हुई है दोस्तों, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल श्रीलंका में अभी भी बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी अपने घर नहीं लौटे हैं। दोस्तों, उन्होंने राजधानी में ही अस्थायी तंबू बना लिए हैं जिनमें वो रहते हैं। जी हाँ, श्रीलंका के राष्ट्रपति सचिवालय के परिसर के बाहर नए श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र सैनिकों को तैनात किया गया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सैकड़ों सुरक्षा कर्मी शुक्रवार तड़के राजधानी में सरकार विरोधी धरना शिविरों में घुस आए और टेंटों को उखाड़ फेंका। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर 149 दिन से चल रही जंग के बीच यूक्रेन रूस ने की ये बहुत बड़ी डील, जिसके बाद दुनिया ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 149 दिन से जंग चल रही है और अब तक हजारों लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और न जाने कितने मारे जा चुके हैं। दोस्तों, दोनों पक्षों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस बीच दोनों देश ने कल यानी 22 जुलाई एक डील साइन करने पर राजी हो चुका है दोस्तों, ताकि काले सागर में अनाज निर्यात फिर से शुरू हो सके। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण पूरी दुनिया खाद्य संकट से जूझ रही है। जी हां, जंग के कारण फर्टिलाइजर, ईंधन और खाने की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई है और दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसीलिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के दफ्तर ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन, रूस, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस एक डील साइन करेंगे ताकि अनाज का निर्यात दोबारा हो सके। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां न्यूयॉर्क गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ली जेल्डिन पर चाकू से हमला। जी हां दोस्तों, अमेरिका में न्यूयॉर्क के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ली जेल्डिन पर एक व्यक्ति ने हमला किया। आरोपी ने गुरुवार को एक भव्य कार्यक्रम में उन्हें चाकू मारने की कोशिश की थी। हालांकि हमले में वो बच गए। उनके चुनाव प्रचार अभियान के आयोजकों ने ये जानकारी दी है। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां धमकी मिलने के बाद पुलिस कमिश्नर से मिले सलमान खान, मांगी हथियार रखने की परमिशन। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फनसालकर से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पुलिस कमिश्नर से हथियार रखने के लिए परमिशन की मांग और आवेदन किया। बताया जा रहा है कि सलमान खान के पिता सलीम खान को कुछ दिन पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद ही सलमान खान ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की।
जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर तैयार हुआ दुनिया का पहला मलेरिया रोधी टीका, इन 3 देशों में लगाने की तैयारी। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोले तो WHO ने दुनिया में पहली बार तैयार हुए मलेरिया रोधी टीके को 3 अफ्रीकी देशों में लगाने की घोषणा की है। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन यानी GSK कंपनी की ओर से बनाया गया मॉस्किरक्स नाम का यह टीका लगभग 30% प्रभावी और इसकी 4 खुराक लेनी होती है। इस टीके को बनाने में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने $20 करोड़ का भारी फंड दिया था। अगली खबर की बात करें इसी से जुड़ी, जहां सरकार बदलते ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार। BKT स्टेशन बनाने के लिए टेंडर हुआ जारी। उद्धव ठाकरे ने लटका कर रख दी थी इस परियोजना को। जी हाँ, महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही मुंबई अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को गति मिल गई है। दोस्तों, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बोले तो NHSRCL ने इस रूट के लिए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC में भूमिगत स्टेशन बनाने के लिए शुक्रवार को टेंडर जारी किया और ये इस रेल कॉरिडोर का एकमात्र भूमिगत स्टेशन होगा। इस स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म होंगे और हर प्लेटफॉर्म की लंबाई 415 मीटर होगी, जो 16 कोच वाले बुलेट ट्रेन के लिए पर्याप्त होगी। प्लेटफॉर्म को जमीनी से लगभग 24 मीटर नीचे बनाने की योजना है, जिसमें 3 फ्लोर होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां यशवंत सिन्हा की अपील का हो गया उल्टा असर, आधे कांग्रेस विधायकों ने दे डाला द्रौपदी मुर्मू जी को वोट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान से ठीक एक दिन पहले NDA के विधायकों सांसदों से अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करने का दाव विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के लिए उल्टा पड़ गया। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि झारखंड में कम से कम आधे कांग्रेस विधायकों ने NDA उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट किया। दोस्तों, इससे ये भी साफ हो गया है कि राज्य में देश की सबसे पुरानी पार्टी की इकाई एकजुट नहीं है। जी हां, उपलब्ध डेटा के मुताबिक मुर्मू को झारखंड विधानसभा से 70 वोट हासिल हुए, जबकि 81 सदस्यों वाले सदन में यशवंत सिन्हा को महज 9 वोट ही हासिल हुए। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी सबसे परफेक्ट कैंडिडेट थी राष्ट्रपति पद के लिए, तो उनको एक बार फिर से कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर गहलोत के मंत्री को कांग्रेस MLA ने ही बताया खनन का माफिया, साधु की तरह आत्मदाह की दे डाली धमकी। जी हां दोस्तों, राजस्थान में लगातार जारी अवैध खनन को लेकर जिले के सांगोद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे लेटर में विधायक ने अपनी ही सरकार के खनिज मंत्री को खनन माफिया बताया है। विधायक भरत सिंह ने अब सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर अवैध खनन करने वाले लोगों को नहीं रोका गया तो भरतपुर के साधु की तरह आत्मदाह जैसा कदम उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर तुरंत खनिज मंत्री को बर्खास्त नहीं किया तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों लगातार कांग्रेस में फूट पड़ने की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां टूटने वाला है समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन, 2024 से पहले खेला करेंगे ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ने लगी है। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन के विपरीत जाकर NDA प्रत्याशी को वोट दिया था और यही नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भी ये पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही समाजवादी पार्टी और सुभाषपा का गठबंधन टूट जाएगा। दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही राजभर के सुर बदल गए थे। वो लगातार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे थे। जी हाँ, इसके साथ ही उनकी पार्टी से किसी को विधान परिषद नहीं भेजे जाने से वो नाराज भी थे। जी हाँ, इसके कारण ही दोनों नेताओं के बीच दूरियां बढ़ती गई। वहीं अब जल्द ही गठबंधन टूटने की खबर आ सकती है। ऐसे में दोस्तों, राजभर का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूटने के बाद दोस्तों आप लोग उनको कौन सी पार्टी में जाने का सजेशन देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां क्या भाजपा में शामिल हो सकते हैं सोनू सूद, BL संतोष से मुलाकात के बाद इसकी अटकलें शुरू हो चुकी हैं। जी हां, फिल्म एक्टर सोनू सूद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री BL संतोष से मिले। सूत्रों के हवालों से यह जानकारी सामने आई है। दोस्तों, बताया यह जा रहा है कि सोनू सूद ने राष्ट्रीय राजधानी में BL संतोष के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। आप
आप सभी को बता दें कि सोनू सूद की बहन मालविका सूद ने इसी साल पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मोगा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, किंतु उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि सोनू सूद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, क्या भाजपा में इनकी एंट्री होनी चाहिए? बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का। जी हां, सद्भावना सभा में बोले गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर। बताया इसी विचारधारा का पालन कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी हां दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने मुस्लिम तुष्टीकरण के कांग्रेस के इतिहास को एक बार फिर से दोहराया है। जी हां, कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की नाव पर सवार हो गई है। दोस्तों इस बार ये बयान गुजरात के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने दिया है। जगदीश ठाकुर ने अहमदाबाद में आयोजित सद्भावना सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस कहे शब्द को फिर से दोहराया है और दावा किया है साथ में कि पार्टी आज भी उसी विचारधारा का पालन करती है। उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस बैक फुट पर चली गई है। दोस्तों आप लोग उनके इस बयान का क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर 2000 और 500 के नोटों का पहाड़। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी के घर से मिला 20 करोड़ कैश। जी हां, ईडी की रेड अभी तक जारी है। दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर ईडी ने छापा मारा है। कई घंटों की चली छापेमारी में ईडी ने 20 करोड़ के करीब कैश बरामद कर लिया है। दोस्तों इस कार्रवाई की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें नोटों का एक बहुत बड़ा पहाड़ देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बोले तो आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन में अब बमुश्किल 10 दिन बचे हुए हैं। अभी भी आधे से ज्यादा करदाताओं ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन को बढ़ाएगी। हालांकि अब इस बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे रही है। दोस्तों सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। अगली खबर की बात करें, जहां पर हरिद्वार में गूंज रहा है बम भोले। लाखों कावड़ियों पर सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। जी हां, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हजारों श्रद्धालु मां गंगा का जल भरने हरिद्वार जाते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार ने आज कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर दी। आप सभी को बता दें इस बार कांवड़ यात्रा 2 साल बाद हो रही है। दोस्तों ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। दोस्तों तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।